अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी का ए टू जेड सीखेंगे। अगर कोई बंदा बिल्कुल बिगिनर है तो वो अगर इस मार्केट में इंटर होना चाहता है तो उसके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको पॉइंट वन से लेके लास्ट पॉइंट तक आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है, हमें क्यों पैसा इन्वेस्ट करना है, क्या किन चीज़ों को स्टडी करना होता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। क्योंकि मैंने एक टिकटॉक पे कुछ अर्सा पहले एक वीडियो डाली थी इसी पे कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेक श्योर कि आप कुछ पॉइंट्स दिए थे मैंने, वो आप लाजम अपने क्लियर कर लें, उसके बाद जाके आप मार्केट में इंटर हो। तो आज उन्हीं पॉइंट्स पे मैं थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आप लोगों को, एक थोड़ा सा ब्रीफ करके बता दूंगा कि कैसे वो पॉइंट के क्या मतलब थे और किस तरह हमने उनको जानना है या किस तरह हमने उनको स्टडी करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल को ग्रो मिले। और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से या क्रिप्टो की दुनिया से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज क्या होता है या डिसेंट्रलाइज क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे मैं ना इमेज निकाली थी तो आप देख सकते हो, कुछ अच्छी अमेजिंग इमेज मिली थी जो आपको समझाने में काम आ जाएंगे। आपके जेब में जो भी करेंसी है, रियाल पड़ा हुआ है, रुपया पड़ा हुआ है, डॉलर पड़ा हुआ है या किसी भी शक्ल में किसी भी मुल्क की करेंसी पड़ी हुई है, वो सेंट्रलाइज है। तो वो सेंट्रलाइज किस लिहाज से है? वो इस लिहाज से सेंट्रलाइज है कि आपकी वो जो करेंसी है वो आपके पास तो है, आप उसके राइट, ठीक है, आपके पास है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट जिस कंट्री में आप रह रहे हो, सऊदीया में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो या इंडिया में रह रहे हो, अगर वो गवर्नमेंट कहे कि 10 रुपए का नोट जो है उसकी आज के बाद वैल्यू कोई नहीं है, तो आपके पास अगर जो नोट है फिर उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपने क्या पता किस मेहनत से वो कमाए होंगे या किस मुश्किल से जाके वो हासिल किए होंगे। ठीक है, ये तो एक मिसाल है। आप जानते हैं कुछ अरसा पहले जो है ना, इंडिया में ऐसा ही हुआ था कि कुछ हज़ार के या 5,000 के नोट जो थे उन्होंने बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। तो अमीर लोग तो चलो मरे ही मरे, जो बेचारे गरीब थे वो तो ज़्यादा ही मर गए ना, क्योंकि उनके पास तो चलो कुछ मिकदार में था, उनकी तो सारी पूंजी थी, तो वो मर गए। तो सेंट्रलाइज का क्या मतलब हुआ कि जिस चीज़ को एक बंदा रूलिंग करता हो, जिस चीज़ को एक बंदा कंट्रोल करता हो, उसे सेंट्रलाइज कहते हैं। समझ गए बात को? सेंट्रलाइज आपका बैंक है, आपकी करेंसी है, या कोई भी चीज़ जिसको एक बंदा या एक अदारा ऑन करता हो। जैसे कि सिंपल ये सामने आपके एक इमेज खुली हुई है जिसपे आप लगा लें कि यहाँ पे उसने एक ही बंदा है, ठीक है, सेंटर में, और सारे बंदों को वो दे रहा है हैंडल कर। अगर ये बंदा कहे कि करेंसी बंद है तो सबकी करेंसी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ तो गए होंगे कि सेंट्रलाइज का मतलब क्या। मैं दोबारा से बता देता हूँ सेंट्रलाइज क्या चीज़ होती है कि आप एक ही बंदा जो है किसी चीज़ को ऑन करता हो, जिसके राइट रखता हो, और कभी भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है, कभी भी उसको बंद कर सकता है, तो वो बंदा क्या होता है, वो चीज़ क्या होती है, सेंट्रलाइज होती है। आपको मिसाल, और अच्छी मिसाल के हिसाब से, आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाते हो ना, तो आप उनके मुतहत बनाते हो ना, मतलब आपके तो अपना फेसबुक नहीं है ना, आप तो उनके मुतहत बनाते हो। और जब चाहे आपका अकाउंट उड़ा दे, जब चाहे आपका यूट्यूब चैनल उड़ा दे, जब चाहे टिकटॉक अकाउंट बैन कर दे, तो क्या हुआ? वो एक बंदा रूलिंग कर रहा है ना, सब बंदे तो रूलिंग नहीं कर रहे, तो वो सेंट्रलाइज हो गए। अच्छा, डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज जो किसी एक बंदे की मलकियत नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे कोई इधर से मिला, इसने इसने कनेक्ट कर दिया, ये मैं समझाऊंगा क्या होता है। डिसेंट्रलाइज मतलब जिसमें एक बंदे की मलकियत ना हो, सब की मलकियत हो, उसे डिसेंट्रलाइज कहते हैं। ठीक हो गया? तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ताकि इस चीज़ को समझने के लिए आपको नेक्स्ट पॉइंट का मालूम होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ब्लॉकचेन, ब्लॉक डब्बा हो गया, चेन एक जंजीर हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से जंजीर के ज़रिए से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी बंदे ने अपना डाटा ट्रांसफ़र किया है या कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र की है, तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसे ऐसे सिस्टम होता है कि एक चीज़ डब्बा फुल होने के बाद फिर दूसरा डब्बा फुल होता है, दूसरा होने के बाद तीसरा होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का? इसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी एक बंदा, ठीक है, मतलब एक बंदा, ये बंदा अगर चाहे इसको मैं मैनिपुलेट करूं, मैं इसको जो है हैक करूं, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हर कंप्यूटर को
हैक करना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रलाइज में क्या ऐसा नहीं है, किसी को हैक करना तो उसने सिर्फ एक ही कंप्यूटर को हैक करना और सबका डाटा उसको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसको अगर इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए या इस चीज़ को हैक करना है उसको, तो इसको ये जितने भी इस ब्लॉकचेन से जुड़े, इस सिस्टम से जुड़े जो लोग, इन सब की कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल। तो आपको समझ आ गया सेंट्रलाइज क्या, डिसेंट्रलाइज क्या। डिसेंट्रलाइज में आप ओनर होते हैं अपनी चीज़ के, और काफ़ी ओनर्स को मिला के फिर वो डिसेंट्रलाइज एक चेन बन जाती है। और सेंट्रलाइज में आप किसी चीज़ का राइट नहीं रखते, कभी भी कुछ भी हो सकता है और आप उस पर कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या होती हैं। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है हम स्टॉक के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या होती है। अब ये होता है कि हम कभी भी किसी स्टॉक को परचेज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल शेयर्स हम खरीदना चाहते हैं, तो हम जो है स्टडी करते हैं उसकी हिस्ट्री पे, उसके पर ईयर रेवेन्यू पे चेक करते हैं, उसकी प्रोग्रेस देखते हैं कि इस कंपनी ने इस साल में क्या किया और आने वाले साल में इसका ब्लूप्रिंट क्या है, इसका रोड मैप क्या। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। टेक्निकल एनालिसिस हम बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी फंडामेंटली नहीं होती। अब ये फंडामेंटली क्यों नहीं होती, क्योंकि ये एक डिजिटल एसेट है, और डिजिटल एसेट का जो है उसमें ना एम्प्लॉयज़ बैठे होते हैं जैसे कि नॉर्मल कंपनीज में होते हैं, ना वैसा सब हर कोई बंदा ब्लॉकचेन, हर कोई बंदे का अकाउंट बना और वो अपना काम कर रहा है। अच्छा, तो टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम इंडिकेटर्स करके हम जो है ना प्राइस प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स की मदद से, कुछ इनके जो प्रोजेक्ट ऑनर होते हैं उनके रोड मैप के लिहाज से हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं प्राइस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वहाँ पे स्टॉक मार्केट को देखा जाता है, टेक्निकल एनालिसिस में हमें इसको देखना होता है, क्रिप्टो करेंसी को। ठीक हो गया, पॉइंट समझ आ रहे हैं ना समझ आए तो फिर भी बोले, मैं इंशाल्लाह बनाता रहूँगा इस पे। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने ग्राफ के ऊपर, ताकि जाके ना मैं यहाँ पे बाकी चीज़ें आपको समझाऊँ। आप एज ए बिगिनर जब आप कभी आओगे ऐसे ग्राफ पे आ जाओगे, वो मोबाइल के बाइनांस का ग्राफ हो या फिर आपका जो है किसी ट्रेडिंग व्यू का हो या किसी भी एक्सचेंज का आप ग्राफ पे आएंगे, आपको कभी समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, आखिर में ये सिनारियो क्या चल रहा है। ठीक है ना, तो मैं आज आपको पहले कुछ पॉइंट और कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, ताकि आपको ये ग्राफ तो एटलीस्ट समझ आए कि इस ग्राफ में हो क्या रहा है। अच्छा, सबसे पहले आप जो है ना समझो कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड आपको पता है ना, मतलब किसी चीज़ का ट्रेंड चल पड़ा, आपने सुना होगा। तो क्रिप्टो मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक होता है बीरिश ट्रेंड। बुलिश का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ, ठीक है, बुलिश याद रखें, और बीरिश नीचे की तरफ, देख सकते हो बुलिश और बीरिश। ये बुलिश है मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है तो बुलिश है, नीचे की तरफ आ रहा है तो बीरिश है। समझ गए बात को। ये अब दो पॉइंट तो समझ आ गए ना आपको। ट्रेंड का मतलब क्या है, ट्रेंड मतलब क्या चल रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ऊपर जाने को बुलिश कहते हैं, नीचे आने को बीरिश कहते हैं। बहुत आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बीच में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ नहीं करा ताकि आपको मसला ना हो। ठीक है, बेसिक समझे कि मार्केट ऊपर जा रही है तो बुलिश कहलाती है, नीचे आती है तो बीरिश कहलाती है। ठीक हो गया। अब हम जो है देखते हैं टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम क्रिप्टो करेंसी में किसी कैंडल के टाइम को इंडिकेट करता है। मतलब क्या हुआ कि इस वक्त आप देख सकते हो कि 15 मिनट सिलेक्ट हुए हुए हैं यहाँ पे मेरे इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। आपके बाइनांस में आपको ऑप्शन मिलेगा 1 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का, कई किस्म का टाइम का आपको ऑप्शन मिलेगा। मेरा इस वक्त 15 मिनट का खुला हुआ है। 15 मिनट का मतलब क्या होता है कि एक कैंडल जो है वो आपकी बुलिश की हो, बीरिश की हो, मतलब प्रॉफिट की हो या लॉस की हो, 15 मिनट के अंदर ओपन भी हो और क्लोज भी हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि मतलब कहाँ से ओपन हो रही, कहाँ से क्लोज हो रही, वो भी समझते। 15 मिनट की कैंडल मैंने अगर रखी हुई है तो मतलब यहाँ पे जो भी कैंडल है वो आपकी 15 मिनट के अंदर ओपन भी होगी और क्लोज भी होगी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैंडल किसी की जो है विक, ये जो लाइन है इसको विक बोलते हैं। ठीक है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है।
बीच में ये जो कलर भरा हुआ है, ग्रीन में हो या रेड में हो, कहीं पे आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा रेड है, कहीं पे बहुत थोड़ा रेड है, किसी पे बहुत ज़्यादा कम ग्रीन है, किसी पे बहुत ज़्यादा ग्रीन है। तो ये जो फुल ग्रीन हुआ हुआ है ना, ये बॉडी है, जिस्म है उसका, ठीक है ना, जो भरा हुआ है, ये याद रखें। कैंडल्स का ये क्या है, ऊपर विग है, ये जो ऊपर लाइन है ये विग है, ये बॉडी है, ठीक है, फिर विग है छोटी सी, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और यहाँ पे जो कैंडल है वो ग्रीन है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रीन कैंडल जो है वो हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है। मैं थोड़ा सा और जो है ना इसके लिए आपके लिए वो करता हूँ ताकि आप आसानी से और समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये मतलब ये जो कैंडल है 15 मिनट के अंदर ओपन भी होगा, क्लोज भी हो गया। आप देखो यहाँ पे जो है ना ये टाइमर स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हो ये कैंडल ओपन ही, तो ये आपको दिखा रहा है कि इसका रिवर्स टाइमर स्टार्ट हो गया, 15 मिनट तक ये जो है क्लोज भी होगी और ओपन ओपन भी हो जाएगी और क्लोज भी हो जाएगी। तो इसका क्या हुआ कि नीचे से ये ओपन हुई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाके ये क्लोज हुई, ठीक है। अब ये वीक का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 15 मिनट के अंदर ये जो मार्केट थी वो इधर तक हाई गई, मतलब इतने प्राइस पे गए, और लो कितना गया इस मार्केट का, 15 मिनट के अंदर लो इतना रहा, यानी एक 15 मिनट के अंदर मार्केट आपकी इतनी जो है अप एंड डाउन मूव की है, ठीक है। लेकिन एंड में बाइंग प्राइस ज़्यादा थी तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर रही। अगर सेलिंग प्राइस होती ज़्यादा तो फिर आपकी मार्केट डाउन की तरफ रेड कैंडल आपको शो होती, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि रेड कैंडल का क्या सीन होता है, रेड कैंडल हमेशा उल्टे से ओपन होती है, मतलब रेड कैंडल क्या है, ऊपर से ओपन होगी और नीचे से क्लोज होगी। ग्रीन नीचे से होती है, ऊपर क्लोज होती है, तो रेड क्या है, ऊपर से ओपन होती है, नीचे से क्लोज होती है, और साथ में इसकी विग है, ये विग हाई की है, ये लो की है, ठीक है। समझ गया, क्लियर पॉइंट हुआ, टाइम फ्रेम भी समझ आ गया आपको, कैंडल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी समझ आ गई। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट के अलावा अगर मैं 1 घंटे का लगाऊं तो सिंपल हो गया कि ये जो एक कैंडल है ये 1 घंटे के अंदर ओपन हुई है और 1 घंटे के अंदर क्लोज हुई है। समझ आ गई बात। टाइम फ्रेम 1 वीक का भी होता है और 15 मिनट का भी होता है। लोग टाइम फ्रेम कौन सा चूज करते हैं, वो ट्रेड के हिसाब से चूज करते हैं। अगर किसी बंदे ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना होता है तो वो वीकली कैंडल और मंथली कैंडल चेक करता है, और अगर किसी ने डेली ट्रेडिंग करनी होती है तो वो इंट्राडे अपनी 1 डे की कैंडल भी चेक करता है, और 4 आवर की कैंडल भी चेक करता है, 1 आवर की भी करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इंडिकेटर्स की बात करते हैं कि इंडिकेटर्स क्या है। देखें, क्रिप्टो में मोर देन 10,000 इंडिकेटर्स हैं, और ये क्या इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट समझ गए होंगे, लफ्ज़ इंडिकेट किसी चीज़ का इशारा करना। तो इंडिकेटर्स क्या, वो कैलकुलेशन करते हैं कैंडल्स की, प्राइस वॉल्यूम की, ठीक है, और हिस्ट्री की, और इसको कैलकुलेट करके क्या करते हैं, आपको एक इंडिकेट करते हैं चीज़ को कि यहाँ पे मार्केट जो है डाउन जा सकते हैं, यहाँ से मार्केट अप जा सकती है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो आपने सुना होगा मूविंग एवरेज के बारे में, तो वो सारा कैलकुलेशन होती है। इंडिकेटर हमको इंडिकेट करते हैं। मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडिकेटर लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर लगा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मुझे इसने यहाँ पे एक इंडिकेशन दी है कि आप यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से मार्केट अप जा रही है। तो इसने कोई कैलकुलेशन की है, कोई हिस्ट्री देखी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक की है, और उसके बाद जाके इसने मुझे दे दी। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट लगाई थी, तो यहाँ पे उसने एंट्री यहाँ से, लेकिन उसने कंफर्मेशन के बाद मुझे वो दिया और उसके बाद जाने दिया। तो यहाँ पे इसने इसको क्रॉस किया, तो हो सकता है ये मार्केट यहाँ तक जाए, यानी 2,000 20,000 तक जाए, या उससे नीचे को ब्रेक हो जाए। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो कि मार्केट रिजेक्ट हुई है, और यहाँ पे हाई मारा है और यहाँ पे अभी रुकी हुई है। इसको क्रॉस करती है तो हो सकता है इस लाइन तक हमें इंडिकेशन मिले। तो इसने इंडिकेशन हमें दी है कि आप मार्केट में इंटर हो जाओ, और सारी कैलकुलेशन इसने की है। अब ये भी बात नहीं कि 100% कैलकुलेशन ओके होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो खुद मास्टर नहीं होते, तो हम सहारा लेते हैं इंडिकेटर्स का, मूविंग एवरेज से, RSI से, वॉल्यूम से, और बहुत सारे 10,000 प्लस इंडिकेटर्स हैं, और बाद में जाके हम उस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर्स के अलावा जो लोग हैं कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी काम करते हैं। कुछ आपने कई जगह पे देखा होगा टेढ़ी लाइनें मारी हुई हैं, जो कह रहा है ऊपर से एक ट्रेंड चलता आ रहा है, किसी ने बोला कि यहाँ पे ब्रेक मारा, वहाँ पे ब्रेक मारा। क्रिप्टो में जो लोग प्राइस वॉल्यूम और स्पॉट एंड अपना स्पॉट एंड रेजिस्टेंस आपकी सीख गए ना, मैं कहता हूँ बस
बेस्ट हो जाएगा। देखें, वॉल्यूम से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में कितना बाइंग है, कितना बाइंग हो रही है और कितने सेलिंग होगी। बाइंग और सेलिंग का पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा आप मार्केट ने पंप करना है या वो करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ये बताती है कि मार्केट यहाँ पे आके ब्रेक हुई थी, यहाँ पे आके रुकी थी और वापस यहाँ से पंप की थी। ठीक है, जिस चीज़ पे मार्केट आके रुके और उससे वापस ऊपर जाए वो सपोर्ट बन जाती है, और जिस चीज़ से रिजेक्ट होके आए उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, इस वक्त ये कैंडल आप देख रहे हो ये सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है, अगर ये कैंडल यहाँ पे तक जाती है, इससे टच होके वापस आती है तो इसको रेजिस्टेंस कहेंगे। अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट ऊपर तोड़ के चले जाती है, तोड़ के आके वापस जो है इसको टच करके फिर ऊपर जाती है तो ये सपोर्ट बन जाएगी, सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गए बात को? ये हो गया बुलिश के लिए। बीरिश के लिए उल्टा होता है, समझ गए ना? बीरिश के लिए आपकी मार्केट ऊपर, ये ऊपर वाली सपोर्ट होती है, नीचे वाली रेजिस्टेंस होती है, उल्टा सिस्टम हो गया। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड होती हैं फ्यूचर में, और लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में हमेशा आप सिर्फ लॉन्ग की तरफ ही ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट की तरफ ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक हो गया? अच्छा, आपने अभी लेवरेज के बारे में बात करते हैं। लेवरेज का मतलब होता है उधार लेना, सिंपल सी लफ्ज़। आपने काफ़ी एक्सचेंज उधार देती हैं, मतलब आप अगर उनसे एक डॉलर आप इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे लेवरेज होती है जो एक्सचेंज आपको देती है कि मैं आपको 10x 5x 1x 125x भी है USDT पे, बाइनांस का BTC पे। ठीक है, तो वो आपको $125 अब 1 को मल्टीप्लाई कर ले 125 से, तो आपके $125 आपको वो मतलब उधार दे रहे कि आप ट्रेड करो। अब उसमें क्या होता है, लिक्विडेशन की प्राइस बढ़ जाती है। आप अगर 20,000 में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपने हाई लेवरेज यूज़ किया, आपने ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है, तो मार्केट आपको पता बहुत वायोलेट है बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसी की, थोड़ा सा प्राइस अप डाउन में आपके लिक्विडेशन चांसेस बढ़ जाते हैं। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि आपका मार्केट से सफाया हो जाएगा, आपके पैसे उड़ जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं मार्केट कैप के बारे में। मार्केट कैप क्या होता है? किसी चीज़ की वैल्यू कब बढ़ती है? जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ऐसी बात हुई ना। तो क्रिप्टो में अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो तब बढ़ती है जब उसकी सप्लाई कम हो जाए और उसकी मार्केट कैप बढ़ जाए। मार्केट कैप का मतलब क्या? लोग ज़्यादा उसे खरीद के होल्ड करके बैठे हों। ठीक है, और सप्लाई जो है बर्न कर दी जाए, मतलब एक चीज़ की प्राइस 1 लाख है और उसको आप कर दो 90,000 तक, 10,000 उसकी जला दो, तो उसकी क्या कीमत बढ़ जाएगी? खरीदने वाले जो खरीद के बैठे उनकी भी कीमत, उनकी चीज़ की कीमत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जो 10,000 बर्न किया वो प्राइस भी इधर इंक्लूड हो जाएगी। समझ गए बात को? बहुत सिंपल अल्फाज में मार्केट कैप क्या होती है? किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ना और उसकी सप्लाई को कम करना, उसकी मार्केट कैप समझ आएंगे। ठीक है, मार्केट कैप यहाँ पे बिलियंस के हिसाब से आपको शो हो रही होती है, डॉलर्स में वगैरह वगैरह। प्राइस अप एंड डाउन क्यों होता है? आपकी प्राइस इसलिए अप एंड डाउन होता है कि आप देखो कि मार्केट में सेलिंग कितनी हो रही है और बाइंग कितनी हो रही है। जो दोनों में से जिस मार्केट में बाय एंड सेल होती है, मार्केट अप एंड डाउन जाती है। इधर बाइंग पोजीशन ज़्यादा थी तो मार्केट अप चलेगी, अगर सेलिंग पोजीशन ज़्यादा होगी तो मार्केट नीचे आ जाएगी। तो बाइंग एंड सेलिंग पे डिपेंड करता है मार्केट अप एंड डाउन। अब ये नहीं होता कि हमेशा कोई बंदा डालता ही जाए पैसे और मार्केट पंप करती जाए। तो जो वेल्स होती हैं उन्होंने फिर कहाँ से पैसा कमाना? जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो फेक बीच में फैट्स है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने पैसा कैसे कमाना होता है? उन्होंने जब क्या होता है एंट्री करनी होती है इस पॉइंट में, मार्केट को पंप करना, थोड़ा सा पंप करना है, 1,000 2,000 किया, लोग क्या करते हैं, लोगों को नॉलेज नहीं होती, वो इंटर करते हैं और वो लोग अपने पैसे निकाल लेते हैं। क्योंकि मार्केट ने कभी नीचे आना है, नीचे लाने वाले भी हम लोग ही होते हैं, कोई बाहर का बंदा नहीं होता। अपने पैसे निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं होता, ग्रीड होती है हमारे, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपने देखा ही होगा, उसमें बता रहा होता है। अच्छा, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या है? जब भी आप ट्रेड करते हो हमेशा मेरी बात याद रखो, अगर आपने ट्रेड यहाँ पे लगाई है, ठीक है, मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड, अगर यहाँ पे मुझे इंडिकेशन मिली थी, मैंने ट्रेड यहाँ से पकड़नी थी, ठीक है, 19,546 पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड पकड़नी थी, मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना था? मैंने इस सपोर्ट लाइन पे 19,428 पे अपना स्टॉप लॉस लगा देना था। प्रॉफिट फिर क्या मैं 15 मिनट की कैंडल के बाद निकालूं या आधे घंटे की कैंडल के बाद निकालूं? प्रॉफिट मैंने निकाल के हट जाना है। स्टॉप लॉस लाजम लगाना, याद रखो। नहीं तो लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, क्योंकि आप हमेशा सोचते हो मार्केट ने अप ही जाना, डाउन नहीं जाना, तो इसमें आपका नुकसान हो जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक। जो मैंने आज आपको बातें बताई, उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपके पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।